नमस्कार विद्यार्थियों। बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम एकांकी साहब को जुकाम है के कथानक एवं उद्देश्य के संबंध में चर्चा करेंगे। यह एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क जी द्वारा लिखित है और जैसे कि आपको ध्यान होगा कि एकांकी के कई तत्व होते हैं जिनका समायोजन एकांकी की सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है। जैसे कि पहला कथावस्तु यानी कि कथानक, दूसरा कथोपकथन यानी संवाद, तीसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, चौथा भाषा शैली, पांचवा उद्देश्य, छठा संकलन त्रय, सातवां अभिनेता तथा आठवां अंतर द्वंद्व। इन सभी का समायोजन होना एकांकी में आवश्यक होता है। तो इसी के संदर्भ में आज हम पहला एकांकी का जो तत्व है कथावस्तु या कथानक, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। एकांकी साहब को जुकाम है के माध्यम से लेखक ने साहित्य जगत की अंदरूनी राजनीति और साहित्यिक खेमेबाजियों को उजागर किया है। यानी साहित्यिक क्षेत्र जो कि बुद्धिजीवियों का क्षेत्र माना जाता है, उसमें भी व्यक्ति सरल और सहज नहीं है। वह खेमेबाजियों यानी गुटबाजियों में व्यस्त होता है और दूसरे की टांग खींचकर खुद आगे निकलने का प्रयास करता रहता है। इसी खेमेबाजियों और अंदरूनी राजनीति को लेखक ने अपनी एकांकी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अपने आप को श्रेष्ठ व दोयम, दूसरे को दोयम दर्जे यानी नीचा सिद्ध करने के लिए साहित्यकार किस प्रकार की चालें चलते हैं और अपने अलग अलग गुट बना लेते हैं और एक गुट में इकट्ठे होकर फिर दूसरे गुट को, उसके लोगों को असफल करने का प्रयास करते हैं। इन सभी स्थितियों का अंकन एकांकी में किया गया है। साहित्य जगत से जुड़े लोग बुद्धिजीवी और संवेदनशील माने जाते हैं, परंतु साहित्य संसार का अंदरूनी पहलू भी दावपेच, तिकड़मों और स्तरहीन राजनीति से जुड़ा हुआ है। इन सब वास्तविक स्थितियों को उजागर करने का सराहनीय और सफल प्रयास लेखक द्वारा एकांकी के माध्यम से किया गया है। इसका यदि हम कथानक देखें तो साहब को जुकाम है एकांकी में लेखक ने नाटक करने वाली मंडलियों की समस्याओं और आंतरिक राजनीतिक दावपेचों का चित्रण किया है। ये राजनीति, ये दावपेच केवल नाटक विधा तक सीमित नहीं है, बल्कि साहित्य की हर विधा में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्होंने नाटक के माध्यम से इन सबको अभिव्यक्त किया है। अश्क जी की अन्य एकांकियों की तरह इस एकांकी में भी मध्यवर्गीय मानसिकता, छल कपट, महत्वाकांक्षा और क्षुद्रता आदि का अंकन किया गया है। अश्क जी की कहानियाँ अधिकतर जो लिखी गई वो मध्यवर्गीय जीवन और उसके बनावटीपन, उसके खोखलेपन और उसकी रिश्तों की जो कटुता हमें देखने को मिलती है और सामाजिक बुराइयाँ, इन सब को आधार बनाकर लिखी गई हैं। एकांकी की रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर की गई है। एकांकी अधिक बड़ी नहीं है, पात्र बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको आराम से किसी भी छोटे बड़े शहर में आराम से खेला जा सकता है, रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। एकांकी की कथा वस्तु सीधी और सरल है। नगर की एक नाट्य संस्था आर्ट सर्कल द्वारा एक नाटक मंचित किया जाता है। नाटक का नाम शहजादा सलीम है। नाटक के मंचित होने और कुछ हद तक सफल होने के उपलक्ष्य में शहर के धनी व्यक्ति और आर्ट सर्कल के मेंबर श्री दत्त जी एक चाय पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें वो नगर के अन्य नाटकों से जुड़े हुए रंगकर्मियों को चाय पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन नियत समय पर जब लोग पहुंचते हैं चाय पार्टी के लिए, तो वहाँ वो देखते हैं ना तो वहाँ दत्त साहब हैं, ना उनका सेक्रेटरी, ना चपरासी। यानी मेहमान तो हाजिर हैं लेकिन मेजबान खुद ही गायब।
आर्ट सर्कल का कोई भी सदस्य चाय पार्टी में उपस्थित नहीं है। दत्त साहब की अनुपस्थिति में ही चाय की पार्टी शुरू होती है। दत्त साहब से मिलने के लिए इस पार्टी में मोहन गुप्त नामक एक लेखक भी आया हुआ है और बरामदे में बैठा उनका इंतज़ार करता है। बीच बीच में बारी बारी से आमंत्रित रंगकर्मी आते जाते हैं और आने के बाद सभी लोग सर्वप्रथम दत्त साहब और उनकी मंडली की सदस्या मिसेस पांडे आदि के बारे में पूछताछ करते हैं। पार्टी में आमंत्रित लोगों की बातचीत से पता चलता है कि आर्ट सर्कल में शहजादा सलीम और अनारकली की भूमिकाएं अभिनीत करने के लिए फूट पड़ी हुई है, यानी सभी लोग प्रमुख भूमिकाओं अदा करना चाहते हैं। बातचीत से आर्ट सर्कल के अंदरूनी विवादों के विभिन्न पहलू और आंतरिक राजनीति सामने आती है। बातचीत से ये भी पता चलता है कि नाटक में सलीम और अनारकली की प्रमुख भूमिकाओं को निभाने के लिए हड़पने के लिए क्या क्या तिगड़में की गई। एकांकी में नगर की अन्य नाट्य मंडलियों, नाट्य निर्देशकों और नाटककारों की पोल खुलती नजर आती है। बातचीत के दौरान ही दत्त साहब के चपरासी और सेक्रेटरी के माध्यम से पता चलता है कि दत्त साहब को जुकाम हो गया है। आमंत्रित सदस्य दत्त साहब का इंतज़ार करते करते और आर्ट सर्कल के अन्य सदस्यों का, अभिनेताओं का इंतज़ार करते करते परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे चाय, मिठाई इत्यादि लेकर वहाँ से एक एक करके विदा होने लग जाते हैं। जैसे ही मोहन गुप्त जी जाने लगते हैं, दत्त साहब का सेक्रेटरी उनको रोक लेता है और उनसे इंतज़ार करने के लिए कहता है। कुछ देर में दत्त साहब का प्रवेश होता है। पता चलता है जुकाम तो केवल एक बहाना था। असली बात है कि आर्ट सर्कल के अपने सदस्यों की आपसी खींचातानी के कारण वो सर्कल टूट गया है और अब एक नया जो गुट है वो उसका निर्माण किया जाएगा। अब दत्त साहब शहजादा सलीम की प्रमुख अभिनेत्री के साथ मिलकर एक नई संस्था रंगध्वनि स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें वे मोहन गुप्त के द्वारा लिखित नाटक को खेलेंगे। और इसी के साथ एकांकी समाप्त होती है। एकांकियों में आंतरिक गुटबाजी राजनीति उजागर की गई है और पात्र जो भी आते जाते हैं उनके संवादों से पता चलता है कि किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये लोग प्रयासरत हैं। अपनी अलग अलग संस्था बना लेते हैं। इनमें कोई एकता, एकजुटता, सामाजिक सरोकारों के प्रति जुड़ाव नहीं रह गया है। इट्टा आटा करके तरह तरह की नाटकीय संस्थाएं ये नाटकों की खेलने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन वास्तव में ये अंदर तक खोखले हो चुके हैं और एक दूसरे को काट करने में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार से एकांकी के माध्यम से रचनाकार ने इसके ये जो समाज में मध्यवर्गीय जीवन की जो छल कपट की प्रवृत्ति, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति और एक दूसरे से आगे निकल जाने की प्रवृत्ति को एकांकीकार ने सफलतापूर्वक उद्घाटित किया है और साहित्यिक क्षेत्र में जो भी समस्याएं नाट्य मंडलियों के सामने आ रही हैं उनको भी सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया। इस प्रकार से उपेंद्रनाथ अश्क जी की एकांकी साहब को जुकाम है पूर्णतया सफल सिद्ध होती है।